जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ते होते हैं जानवर मुझे नोच रहे, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे, मार रहे। उन्होंने किरैकी करके उसको वहाँ से उठाया और लेके खुला पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है। लड़की के साथ 5 लोगों ने ज्यादती। उसने अपने भाई के सामने इधर उधर हाथ लगाया, गना किया, हट गया। अभी एक जगह पे रेप हुआ, सोशल मीडिया ने दिखा दिया, फिर इंसान बोलता है कि यार मैं भी करके चेक कर लेता हूँ। लड़की को लेकर आ रहा है तो उसको बिठाने तो नहीं ला रहा ना। कराची का एक मंजर तो ये है, एक जीता जागता शहर, रोज़गार का शहर, तिजारत का शहर, रोशनियों का शहर। लेकिन एक दूसरा मंजर भी है, भयानक मंजर। शहर का ऐसा चेहरा जो हर रोज़ किसी ना किसी को नज़र आता है। ये शहर जिसमें 2010 में रेप केसेस की तादाद सिर्फ 66 थी, 2021 तक बढ़ते बढ़ते 902 तक जा पहुंची। तकरीबन 14 गुना इजाफा हुआ और आज भी शहर में तकरीबन 500 रेप होते हैं। फैसलाबाद रेप केस का मुल्जिम पकड़ा गया है। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तुलबा का एहतजाज जारी है। Sadia was once a school teacher. Everyone in the village knows she was gang raped. मगर एक मिनट, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि 90% केसेस तो पुलिस के पास आते ही नहीं। मजलूम खामोश हो जाता है। रेप करने वाले से ज़्यादा वो कानून से डरता है, कोर्ट कचहरी से डरता है। लेकिन क्यों? आखिर रेप केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते? और जो मुल्जिम पकड़े भी जाते हैं उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज मैं आपकी तवज्जो ऐसी चीखों की तरफ दिलाऊंगा जिनका शोर तो बहुत है लेकिन शायद सुनने वाले कान मयस्सर नहीं। ये कहानी है उन मासूम जानों की जो कभी किसी की हवस का निशाना बनी तो कभी किसी की नफ़रत का। इनके जिस्म के घाव तो शायद भर गए होंगे, लेकिन उनके जहन को, रूह को जो घाव लगे वो कभी नहीं भर सकते। आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गार कितने हैं? पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स का 6.3%, यानी तकरीबन 45 लाख लोग जिनके पास कोई काम नहीं। हर साल लाखों लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर भी एक ऐसी हिजरत है जो मुल्क को बदल रही है, और ये हिजरत ज़्यादातर होती है शहर कराची की तरफ। सालाना लाखों पाकिस्तानी कराची को अपना घर बनाते हैं, बल्कि नहीं, अगर घर समझते तो वो ना होता जो यहाँ हो रहा है। क्योंकि इस माइग्रेशन से जहाँ चीप लेबर मिलती है, शहर की इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, वहीं बहुत सा क्राइम भी शहर में इम्पोर्ट होता है, जिसका एक वाक़या है सदफ़ का वाक़या। 12 मई 2020 रमज़ान की 19 तारीख। कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है जब 19 साल की सदफ़ इफ्तार के बाद अपने घर से बाहर कदम रखती है। सदफ़ की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और रमज़ान में इसका एक मामूल है। शौहर जैसे ही तरावी पढ़ने निकलता है, वो ससुराल से थोड़ा दूर मौजूद अपनी वालदा के घर जाती है। चादर में लिपटी सहमी हुई तेज़ी से कदम बढ़ाती सदफ़ सड़क पार करके एक अंधेरी गली में दाखिल हो जाती है, जहां वो होने वाला था जो इसने सोचा भी ना था। कुछ ही देर में इसकी ज़िंदगी बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। रोड पार करी, सामने वाली गली थी, सन्नाटा हो रही थी, वहाँ पे बाइक रुकी। एक लड़के थे, वो बाइक से पीछे उतर गए और एक आके बाइक में रोक दिए। तो उनके हाथ में पिस्टल वगैरह थी। वो बोले बैठ जाने बाइक पे। मैं बोली नहीं बैठूंगी, रोने वोने लग गई। बोले बैठ जाने वरना मार दूंगा। बैठो बाइक पे, बैठो बाइक पे, बैठ। ये कौन थे? सदफ़ को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे? ये जानने के लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कोर्ट।
जहां सदफ़ की मुलाकात वकील आसिया मुनीर से होती है। जज साहब ने मुझे कहा कि ये बच्ची है और इनके पास वकील नहीं है, तो इनका केस ले लें और इनको असिस्ट करें। उन्होंने वो अपने बॉडी पार्ट्स भी दिखाए जो कि किसी को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जज भी जो है जीबीवी कोर्ट के वो मेल हजरात हैं, तो और प्रोसिक्यूटर भी उस वक्त मेल ही थे ना। कुछ पिक्चर्स थी उनके पास जो कि वो विजिबल हो सकती थी, लेकिन इंटरनली जो प्रॉब्लम था, लेकिन इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट था उसमें ये मौजूद थी। सदफ़ के ज़ख्म देखकर वकील आसिया मुनीर ने केस लेने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन ये ज़ख्म कैसे आए? आखिर 19 रमज़ान की रात सदफ़ के साथ क्या हुआ था? जिस टाइम कोरोना उरूज पर था, हम तो उस वक्त क्या होता है कि हाथ लगाते हुए भी डर रहे थे कि किसी चीज़ को लगाएं तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, एक दूसरे से भी डिस्टेंस था। वो बाकायदा इसकी रैकिंग कर चुके थे, तो वो उसका रूटीन था। तकरीबन वो उस टाइम अपनी माँ के पास जाती थी, तो उन्होंने उसकी रैकी करके उसको वहाँ से उठाया और लेके उन लोगों ने इस लड़की के साथ 5 लोगों ने ज़्यादती की। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही सवाल मुझे सेंट्रल जेल कराची ले आए, जहां एक शर्त पर मुझे इंटरव्यू करने की इजाज़त मिली कि किसी भी मुल्ज़िम की शनाख्त सामने नहीं आएगी। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मेरा पहला सवाल वही था जो शायद इस वक्त आपके भी जहन में है। आखिर कैसे और आखिर क्यों? मैं और बाइक पे मेरा दोस्त था, हम बाइक पे जा रहे थे। दोस्त मैं पीछे बाइक पे था, वो दूसरा था। घुमाया उसको आधा घंटे तक। फिर जिया की कॉल आई, जिया ने बोला मैं आ रहा हूँ। फिर इतने में जिसका घर था उसको फ़ोन मारा, जिया उसके कमरे में ले गया लड़की को। हमारा भी माइंड बना हुआ था, जाहिर सी बात है जब वो एक लड़की को लेकर आ रहा है तो उसको बिठाने तो नहीं ला रहा ना, कुछ ना कुछ करना है तो वो लेकर आ रहा है। कमरे में वो लोग लेके जाके, एक जो लड़का था लंबा सा, जिमी नाम था, उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को मारा, बोला आवाज़ नहीं निकालना वरना यहाँ ही मार के फेंक दूंगा। दूसरा लड़का जो था उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा, तो वहीं फर्श था वहाँ पे मुझे लिटा दिया था। फिर उसके बाद उसने किया मेरे साथ। कहते ना कि वो एक जानवर पे सारे और दूसरे गिर चमक जाते हैं करते, तो उस तरह से उसका हशर हुआ। जिसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, फिर वो आया, उसका भाई था जिसने मेरे को बाइक पे उठाया था, जो पीछे बैठा हुआ था। मतलब उसने अपने भाई के सामने मेरे साथ उसने भी गुस्सा ना किया। 1 बाय 1 तीनों मेरे साथ कर रहे थे। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर मुझे नोच रहे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये फील हो रहा था। आप बताओ कि उस वक्त आपके जहन में क्या था जब कर? मेरे जहन में ये था कि खुला पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है? पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है? ये है वो क्रिमिनल माइंडसेट जो इस जुर्म को मज़ीद भयानक बनाता है और पूरी सोसाइटी के लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। वैसे इस मुजरिम की ये बात सुनकर तो मैं फ़ौरन समझ गया कि सदफ़ इस गैंग का पहला शिकार नहीं होगी। इन लड़कों की प्लानिंग, जुर्रत, बल्कि बेहिसी देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि ये सब करना उनके लिए आम सी बात है। लेकिन कोई आखिर ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे कौन सा माइंडसेट है जो लोगों को इतने घिनौने जुर्म की तरफ ले जाता है? उसका एक रीज़न ये है कि जो साइकोलॉजिकल थ्रिल इनको फील होता है वो अनसर्टेनिटी में होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें तो अनसर्टेन होती हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है गैंग रेप के केस में वो पहली दफ़ा पकड़े गए हों, उससे पहले उन्होंने किसी को छेड़ा हो, कहीं चोरी की हो, किसी नशे के आदी हो। जी बिल्कुल, गैंग रेप कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते, ये प्लान्ड और सिस्टमेटिक क्राइम है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि जब भी हम गैंग रेप की बात करते हैं वो हादसाती तौर पर नहीं होते। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक से उन्होंने डिसाइड किया, उनको कोई लड़की जाते हुए दिख गई, उसने लड़की ने कुछ ऐसा प्रोवोकिंग पहना हुआ था कि उन्होंने ये किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो प्लानिंग के थ्रू होता है और उसकी प्लानिंग बहुत ही, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक आम से मजाक से, एक जोक से, एक कॉमेंट से स्टार्ट होती है। लेकिन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर वेल प्लान्ड नहीं होती। लेकिन किसी का भी जहन क्राइम की तरफ अचानक से नहीं जाता।
हमेशा मैं ये बात कहती हूँ और साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूव है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है वो उनकी पर्सनैलिटी भी क्रिमिनल होती है। एक बंदे ने किया, उसने उससे बात की, अच्छा दूसरा भी उसमें शामिल हो गया, ठीक है हम भी करते। तो वो इस तरह से अपने लाइक माइंडेड लोगों को शामिल करके वो गैंग बनता है। एक ग्रुप